राधे राधे आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे 2013 का पेपर जिसमें 41 नंबर से हम लोगों को स्टार्ट करना है और 40 तक हम लोग देख लिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ से 41 से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे अकाल पुरुष गांधी ये पूछ रहा है किसने इस जीवनी की रचना की है। तो अकाल पुरुष नाम से गांधी नाम से जीवनी कौन लिखा है? जैनेन्द्र लिखे हैं कि अज्ञे लिखे हैं कि डॉक्टर देवराज लिखे हैं कि प्रभाकर माचवे लिखे हैं? तो ये जैनेन्द्र कुमार लिखे हैं। ठीक। परख सुनीता त्यागपत्र इनका उपन्यास है सब ना। मुक्तिबोध पे इनको साहित्य अकादमी मिला है, इसको भी ध्यान देना है कि जैनेन्द्र कुमार को किस पे साहित्य अकादमी मिला है? मुक्तिबोध पे इनकी रचना है। ठीक। आलोच्य युग में जीवनी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना जैनेन्द्र ने की है। अब देखिए ये तो अकाल पुरुष गांधी हो गई, लेकिन गांधी जी की जीवनी कई लोग लिखे हैं। ठीक। तो ध्यान देना है कि बापू नाम से एक है तो घनश्याम दास बिरला लिखे हैं, और बापू के कारावास की कहानी है तो सुशीला नायर की है, और महात्मा गांधी से बस है रामचंद्र वर्मा की। ठीक। और प्रीवियस ईयर पेपर में एक पूछा था कर्मवीर गांधी नाम से है तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी लिखे हैं। तो ध्यान देना है कि 3-4 जीवनी है जो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी गई है। ठीक है। अब देखा जाए 42वां प्रश्न। साय में धूप काव्य कृति की रचयिता है। तो साय में धूप ये गजल संग्रह है, तो इसके रचयिता पूछ रहा है रघुवीर सहाय हैं कि दुष्यंत कुमार हैं कि नरेश मेहता हैं कि धर्मवीर भारती हैं? तो ये साय में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है, गजल संग्रह है, ये ध्यान देना है। ठीक। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। इनकी अन्य रचनाएं सूर्य का स्वागत, इसको ध्यान देना है, सूर्य का स्वागत है, आवाज़ों के घेरे है, जलते हुए, ये पवन नहीं है वन का वसंत है, जलते हुए वन का वसंत। ठीक। तो ये इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए ध्यान ये देना है कि ये रघुवीर सहाय जो है इनको साहित्य अकादमी मिला है। किस पे मिला है? लोग भूल गए हैं। तो इनको साहित्य अकादमी मिला तो ये मिला इनको, लेकिन लोग भूल गए। इनको रघुवीर सहाय को मिला तो वही कह रहे हैं कि लोग भूल गए हैं। तो रघुवीर सहाय को किस पे साहित्य अकादमी मिला है? लोग भूल गए हैं। ठीक। इनका काव्य ग्रंथ है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए इनका तो हो गया। अब नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक। सबसे पहले इन्हीं को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना शुरू हुआ 1992 में। और इनको अरण्य पे साहित्य अकादमी मिला। ठीक। ये भी ध्यान देना है। और संशय की एक रात में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। तो ये ध्यान देना है, नरेश मेहता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये सपना अभी भी धर्मी भारती को उस पर व्यास मिला है। ठीक। तो इनको भी ध्यान देना है। और कनुप्रिया इनकी रचना है ही। और एक गीति नाट्य भी है। ठीक। अंधायु वो भी बहुत फेमस है, तो ध्यान देना है सबको। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न। गोकुलनाथ की रचना का नाम है। तो इनकी रचना कौन सी है? 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, सिताई वार्ता, गोसाई चरित। तो ये लिखे हैं 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। ठीक। तो ये गोकुलनाथ की रचना है दोनों, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। गोकुलनाथ की रचना का नाम 84 वैष्णव की वार्ता एवं 252 वैष्णव की वार्ता है। भक्तमाल नाभादास कृत रचना है। ठीक। तो भक्तमाल नाभादास जी लिखे हैं जिसमें 200 कवियों का वर्णन है 316 छप्पयों में। और छिताई वार्ता नारायण दास लिखे हैं। ठीक। और ये मूल गोसाई चरित एक है, ये लिखे हैं मूल गोसाई चरित ये लिखे हैं बेनी माधव दास, इसको भी ध्यान देना है। ठीक। अब देखा जाए आगे। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? जयदेव थे एक जो गीत गोविंद लिखे थे। तो अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विद्यापति को कि भवभूत को कि नरसिंह मेहता को कि रविदास को? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि प्राप्त थी। ठीक। अभिनव जयदेव ये बहुत उपाधि इनके पास थी, ये भी ध्यान देना है। आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए हैं जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है। तो ध्यान देना कि पदावली लिखे जिसके कारण इनको मैथिल कोकिल कहा गया, इसलिए कि ये मैथिली भाषा में लिखे थे। ठीक। इसमें राधा कृष्ण का वर्णन है। कीर्तिलता कीर्तिपता का उन्होंने अभ्रंश भाषा में लिखी है, ये भी ध्यान देना है कि कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये दोनों अभ्रंश भाषा में लिखे। वे मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, देखिए यहाँ पे इनकी उपाधि और दिया है, तो इनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। और यहाँ पे वी शेखर लिखा है, इसको कवि कुलशेखर है, कवि कुलशेखर। अभिनव जयदेव ठीक खेलन कवि हैं, कोट के कवि हैं। तो इन नामों से इनको जाना जाता है विद्यापति को।
अब देखिए ये भवभूत जो हैं ये संस्कृत साहित्य में आते हैं, ठीक। इनको हम लोग पढ़े हैं कि भवभूत उत्तर रामचरित लिखे हैं भवभूत, ठीक है। और ये रैदास पता ही है, रैदास हैं संत वाले। अब देखिए उपदेश रसायन के रचयिता कौन है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये प्रश्न जो पूछा है इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। उपदेश रसायन रास है कि रचयिता कौन है, जीनदत्त सूर्य हैं कि जीनधर्म सूर्य हैं कि शालिभद्र सूर्य हैं कि धनपाल हैं। तो देखिए इसमें ये कन्फ्यूजन होता है कि जीनदत्त सूर्य हैं होंगे कि जीनधर्म सूर्य होंगे। तो ध्यान ये देना है कि उपदेश जो है, उपदेश दिया जाता है ना, उपदेश दिया जाता है तो उसमें जीनदत्त ये हो जाएगा, दत्त वाला, ठीक। जीनदत्त सूर्य, तो उपदेश जहाँ भी आएगा उपदेश रसायन रास तो वहाँ पे जीनदत्त को ध्यान देना है कि उपदेश दिया जाता है तो जीनदत्त सूर्य, ठीक। अब देखिए 12वीं शताब्दी के जीनदत्त सूरि उपदेश रसायन के रचयिता हैं। 80 पद्यों का यह नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। ये भी ध्यान देना है कि भारतेश्वर बाहुबली रास ये रचना यहाँ पे किसकी है, ये शालिभद्र सूरि की है। तो शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि कौन मान दिया, गणपति चंद्र गुप्त माने हैं, ठीक। ये ध्यान देना है। ये आप अपने के प्रमुख कवि यहाँ पे लिखा है ना, अपभ्रंश यहाँ पे रहेगा। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। ये भविष्यत कहा है या भविष्य दत्त कहा, वही चीज़ है। यहाँ पे अपभ्रंश रहेगा, अपभ्रंश के ये प्रमुख कवि थे, ठीक, धनपाल। अब देखिए आगे 46वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। तो कविता कौमुदी रामनेस त्रिपाठी, ये हिम की रिटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्यामनारायण पांडे और रसवंती सियाराम शरण गुप्त। तो देखिए यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये रसवंती जो है, रेणुका होगा रसवंती, ये सब कौन लिखा है, दिनकर जी लिखे हैं, ठीक है। तो उनकी रचना है ये। और ये कविता कौमुदी रामनेस त्रिपाठी की है ही। हिम की रिटनी और हिम तरंगिणी पे साहित्य अकादमी मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को। और हल्दी घाटी श्यामनारायण पांडे का महाकाव्य माना जाता है, शुक्ल जी माने हैं, ठीक। अब देखिए रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचना कृति है। सियाराम शरण गुप्त जो थे ना, ये सियाराम शरण गुप्त ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे, छोटे भाई थे। सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं में मौर्य विजय, ध्यान देना है, इनकी रचनाएं मौर्य विजय है, अनाथ है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में आते हैं। तो मौर्य विजय हो गई, अनाथ है, दुर्वादल है, विषाद आद्रा पाथे मृणमयी, बापू, ठीक। तो बापू नाम से कोई जीवनी भी लिखा है, बापू नाम से ये काव्य लिखे हैं, ठीक ना। सियाराम शरण गुप्त दैनिकी नाम से लिखे हैं। रसवंती जो सियाराम शरण गुप्त की रचना विकल्प में दी गई है, उस रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। अब देखिए 47वां प्रश्न, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। तो प्रत्यय अंत में लगता है ना, दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। तो इसमें प्रत्यय रहित शब्द कौन है, दुर्गुण है, ठीक। ये दुर्गुण जो है इसमें उपसर्ग लग गया है दु, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 48वां प्रश्न, केशव कही न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति इसलिए रखता है कि कन्फ्यूजन करने के लिए, क्योंकि इसमें केशव आ जा रहा है तो लोग सोचेंगे कि ये केशवदास की पंक्ति है, या इतना नहीं होगा तो मतलब सोचेंगे कि ये कृष्ण से संबंधित है, तो तुलसीदास तो लिखेंगे नहीं। लेकिन ध्यान देना है कि ये ऑप्शन क्या दिया है, कबीरदास, नरहरदास, केशवदास, तुलसीदास। तो ये है तुलसीदास की, तुलसीदास की विनय पत्रिका रचना से ये है पंक्ति, ठीक। केशव कही न जाए का कहिए, यह पंक्ति भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास की है, ठीक। ये विनय पत्रिका से है, इसको भी ध्यान देना है, क्योंकि इस बार पंक्ति पूछा है, इस बार पूछ देगा अगली बार कि किस रचना से है। अब 49वां प्रश्न देखिए, आवाहन का विलोम है। आवाहन मतलब होता है कि किसी को बुलाया जाता है ना, तो इसका होगा अवगाहन होगा कि तिरोभाव होगा कि विसर्जन होगा कि धन्यवाद होगा। तो आवाहन का विलोम क्या होगा, विसर्जन होगा, ठीक। आवाहन का विसर्जन होगा। अब देखिए 50वां प्रश्न, निम्न में से कौन अर्थालंकार है। तो इसमें पूछ रहा है कि अर्थालंकार कौन है, श्लेष है कि यमक है कि वक्रोक्ति है कि रूपक है। तो अर्थालंकार तो पता ही होगा,
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक। और देखिए ये श्लेष, वक्रोक्ति, यमक जो है ना, ये शब्द अलंकार में आएगा। अर्थ के सौंदर्य का उत्कर्ष करने वाले तथा अर्थ को परिपूर्णता देने वाले तत्व अर्थालंकार हैं। रूपक अर्थालंकार है। श्लेष, यमक एवं वक्रोक्ति शब्दालंकार हैं। ठीक। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा ये सब शब्दालंकार है। शब्द के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसे संपूर्ण बनाने वाले तत्व शब्दालंकार है। अब देखिए 51वां प्रश्न, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? देशज प्रत्यय का उदाहरण किसमें नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या दिया है? फर्राटा है, अड़ियल है, उच्चतर है, घुमक्कड़ है। तो ये देखिए इसमें उच्चतर जो है ये नहीं है देशज प्रत्यय का उदाहरण। संस्कृत में कृत क्रिया में लगने वाले और तद्धित क्रिया से भिन्न शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों की सहायता से शब्द निर्माण करने की अद्भुत शक्ति को प्रत्यय कहा जाता है। देसी शब्दों से बना प्रत्यय देशज प्रत्यय कहलाता है। फर्राटा, अड़ियल एवं घुमक्कड़ देशज प्रत्यय हैं। ठीक। प्रश्नानुसार उच्चतर में उच्च शब्द में तर प्रत्यय लगा है जो कि देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अब देखा जाए 52वां प्रश्न, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो इसमें से रचनाकार कौन सही नहीं है? ठीक। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। तो देखिए इसमें जो सीढ़ियों पर धूप में है ये रघुवीर सहाय की रचना है, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। और फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की है। ठीक। ये प्रगतिवादी कवि हैं। उस जनपद का कवि हूँ, ये भी त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, ये भी प्रगतिवादी कवि हैं। और संसद से सड़क तक की धूमिल की रचना है। ठीक। अब देखिए ये जो केदारनाथ अग्रवाल हैं इनको साहित्य अकादमी मिला है अपूर्वा पे। अपूर्वा काव्य रचना है इनकी, उस पर साहित्य अकादमी इनको मिला है। और पूर्वा किसकी रचना है? अज्ञे की है, इसको ध्यान देना है। ठीक। अब ये देखिए त्रिलोचन शास्त्री जो हैं इनको ताप के ताए हुए दिन पे साहित्य अकादमी मिला है। ताप के ताए हुए दिन। ठीक। प्रगतिवादी कवि कौन कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं, त्रिलोचन शास्त्री हैं, श्री मंगल सिंह सुमन एक हैं और एक नागार्जुन है। ठीक। सीढ़ियों पर धूप में रचना के रचनाकार रघुवीर शाह हैं। इनकी अन्य रचना है आत्महत्यारे के विरुद्ध नहीं है, आत्महत्या के विरुद्ध है। ठीक। आत्महत्या के विरुद्ध। हंसो हंसो जल्दी हंसो, यह आपातकाल पे लिखी गई है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, इस पे साहित्य अकादमी मिला है। प्रश्न में विकल्प सी सही नहीं है। अब देखिए 53वां प्रश्न, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो वल्लभाचार्य विठलनाथ के पिताजी थे, गोसाई विठलनाथ के। तो वही पूछ रहा है कि उनका ग्रंथ कौन है। सिद्धांत संग्रह है कि अध्यात्म रामायण है कि महाभाष्य है कि अणुभाष्य है? तो ये जो अणुभाष्य है यही वल्लभाचार्य की रचना है। ठीक। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, तो उनकी रचना अणुभाष्य है, यही है। ये जो अपूर्ण है। ठीक है। इसको पूर्ण किए इनके पुत्र विठलनाथ। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य हैं, इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, ये भी ध्यान देना है, पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य के लिखे ग्रंथ निम्नलिखित हैं: पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका लिखे हैं और ये तत्वदीप निबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वल्लभाचार्य जी अणुभाष्य कृति को पूरा नहीं कर पाए थे, जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूर्ण किया। अब देखिए 54वां प्रश्न, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। ठीक। तो इसमें आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। ठीक ना, क्योंकि एक उपसर्ग के बाद सार्थक शब्द होना चाहिए, तो ये आदर के बाद शब्द आ रहा है, तो ये इसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र स्वामी ने कि श्री स्वामी ने कि विष्णु स्वामी ने कि निम्बारकाचार्य ने? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी ने की। ठीक। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की। विष्णु स्वामी के नाम से 3 आचार्यों का इतिहास ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत किस
किसको आचार्य का स्थान दिया जाए वह आद्यावधि अनिर्णित है। सर्वज्ञ सूक्त नामक ग्रंथ के रचयिता को प्राय लोग शुद्ध संप्रदाय का आचार्य विष्णु स्वामी मानते हैं। ठीक है, तो 3 लोग हैं विष्णु स्वामी के नाम से। तो सर्वज्ञ सूक्त एक ग्रंथ है, उसके रचयिता को सब लोग मानते हैं कि वही आचार्य विष्णु स्वामी हैं असली। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है। तो सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर और मेरी यूरोप यात्रा। तो ये पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो इस नाम से यात्रा वृत्तांत है राम वृक्ष बेनीपुरी का। ठीक है, इसको ध्यान देना है। पैरों में पंख बांधकर और सागर की लहर पर भगवत शरण उपाध्याय की है यात्रा वृत्तांत है, अभी रचना है। अप्रवासी की यात्रा है डॉक्टर नगेंद्र और मेरी यूरोप यात्रा महापंडित राहुल सांकृत्यायन की है। ठीक, राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा कृति पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो है। सागर की लहरों पर भगवत शरण, यहाँ पे भगवत शरण रहेगा, उपाध्यायकृत यात्रावृत्त है। मेरी यूरोप यात्रा, ये यहाँ पे गणेश नारायण सोमानी दिया है, इनको ध्यान नहीं देना है क्योंकि राहुल सांकृत्यायन की फेमस है। ठीक, अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र का यात्रावृत्त है। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे। तो इनकी पत्रिका तो 3 थी, सुधा समन्वय मतवाला। तो इंदु जो पत्रिका थी ये जयशंकर प्रसाद इससे संबंधित थे। ठीक, यही नहीं होगी। सुधा समन्वय एवं मतवाला पत्र के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त एवं जयशंकर प्रसाद थे। ये भी ध्यान देना है कि इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त और जयशंकर प्रसाद थे। 1909 में निकली इंदु पत्रिका। भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी। भारतेंदु जी ने यात्रा संबंधी कौन सी रचना लिखी है। गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा और गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। तो ये लिखे हैं सरयू पार की यात्रा। ठीक, और वैद्यनाथ की यात्रा एक है, वो निबंध है, उसको भी ध्यान देना है। तो सरयू पार की यात्रा से लिखे हैं। भारतेंदु ने अनेक नगरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी और उनकी यात्रा वृत्तांत समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ धाम की यात्रा, देखिए यहाँ पे दिया है ना, ये निबंध है। आज उनकी प्रमुख यात्रावृत्त हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। शोक होगा कि जो विस्मय होगा कि जुगुप्सा होगा कि अद्भुत होगा। तो विभत्स रस का जुगुप्सा होता है। ठीक, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। शोक करुण रस का, विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ठीक, अब देखिए अंगद पैज की रचना किसने की है। अंगद पैज, राम जन्म है, अंगद पैज है, ये सब किसकी रचना है। नाभा दास की है कि धरणी दास की है कि ईश्वर दास की है कि मलुक दास की है। तो ये ईश्वर दास की रचना है। ठीक, अंगद पैज, राम जन्म है। और एक इनकी रचना आती है सूफी में, सत्यवती कथा, उसको भी ध्यान देना है। सत्यवती कथा 1501 भरत मिलाप एवं अंगद पैज ईश्वरदास की रचना कृति है। भरत मिलाप भी ध्यान देना है। ठीक ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए 61 नंबर प्रश्न। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है। तो ये प्रश्न थोड़ा इसमें फाल्स हो जाएगा क्योंकि अज्ञेय भी हैं, जैनेन्द्र भी हैं। ठीक, लेकिन कहीं कहीं इसको जैनेन्द्र माना है, मनोहर श्याम जोशी। तो इसको प्रश्न को एफ मान लिया है चयन बोर्ड ने। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न देखा जाए। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। तो ये 2 भाग में है हिंदी साहित्य का अतीत। कौन लिखा है। तो डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी लिखे हैं कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखे हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखे हैं कि राहुल सांकृत्यायन लिखे हैं। तो ये लिखे हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये 2 भाग में है हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक, अब देखिए 63 नंबर प्रश्न। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, संधि है कि उपसर्ग है कि अन्वय। ये अन्वय दिया है, यहाँ पे अव्यय दिया है। तो अथवा जो है व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। अव्यय, अव्यय वो होता है जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक, विकार का मतलब कि चेंज नहीं होगा, उसमें लिंग का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, किसी परिस्थिति में अथवा अथवा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और संधि हो गया, ये सब संधि वंधि हो गया, सर्वनाम हो गया, सब विकारी शब्द हैं।
लेकिन ये अव्यय अविकारी है, इसको ध्यान देना है। जिस शब्द के लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। ये शब्द प्रत्येक स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, इसी कारण अव्यय को अविकारी शब्द कहा गया है। प्रश्नानुसार अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। अब 64वां प्रश्न है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी वो कबीरदास वाला नहीं पूछ रहे हैं, ये वो तो बीजक की 3 भाग है ना, साखी शबद रामायणी, लेकिन साखी एक रचना है। किसकी रचना है पूछ रहे हैं यहाँ पे? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण मलयज और विजय देव नारायण शाही। तो ये मछली घर हो गया, साखी हो गया, समाज तुमसे, ये सब किसकी रचना है? विजय देव नारायण शाही की रचना है। साखी विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। इनकी अन्य रचना कृतियाँ मछली घर, ठीक, लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहुत ही ध्यान देना है कि लघु मानव के उदाहरण किसने दिया? विजय देव नारायण शाही। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की अनुभूति की बनावट है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये ठीक याद रखना है। अब ये ध्यान देना है कि ये लोग जो है इनको साहित्य अकादमी व्यास इन लोगों को मिला है, तो इन लोगों को देख लिया जाए। केदारनाथ सिंह जो है, ठीक, इनको अकाल में सारस, उस पर इनको साहित्य अकादमी मिला है, ठीक है। इसको ध्यान देना है कि अकाल में सारस पे केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी मिला है और उत्तर कबीर पे इनको व्यास मिला है, ठीक। अब देखिए कुंवर नारायण को, इनको आत्मजयी पे व्यास मिला है, आत्मजयी पे व्यास मिला है कुंवर नारायण को, और कोई दूसरा नहीं पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। इनको साहित्य अकादमी मिला तो ये है कि कोई दूसरा नहीं है, हमको बस मिलेगा और किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। तो ये कुंवर नारायण को याद रखना है कि इनको साहित्य अकादमी किस रचना पे मिला? कोई दूसरा नहीं, ठीक, कुंवर नारायण। तो इन पे साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ इनको मिला है कुंवर नारायण जी को, तो 2005 में मिला। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हो गया, ठीक। और ये भी दोनों को ध्यान देना है, भूलता है इन लोगों का साहित्य अकादमी में और व्यास में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। अब 65 नंबर देखिए, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है। तो संपत्ति शास्त्र कौन लिखे हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास लिखे हैं? तो संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ठीक। अब देखिए, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इनके लिखे हुए मौलिक और अनूदित गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। मौलिक ग्रंथ, अब इनका देखा जाए कौन कौन सा मौलिक ग्रंथ है। मौलिक मतलब जो अपनी रचना किए हैं, अनुवाद नहीं किए हैं। अद्भुत आलाप है, विचार विमर्श है, रसज्ञ रंजन है, ठीक। संकलन साहित्य सीकर ध्यान देना है, ठीक है। कालिदास की निरंकुशता है, ये भी ध्यान देना है। कालिदास और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में रखा था एक बार। अतीत स्मृति, वाग विलास है। अब अनुदित ग्रंथ देखिए, रघुवंश का अनुवाद किए हैं, हिंदी महाभारत, कुमार संभव का किरातार्जुनीयम, ये किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है जो बेकन विचार माला, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा स्वाधीनता आदि है, ठीक। अब देखिए 66 नंबर प्रश्न, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है, तो इसका अर्थ पूछ रहा है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा करना। तो अपनी प्रशंसा कोई करता है तो हम लोग कहते हैं ना कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, तो उसको कहते हैं अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक। ये हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अब देखिए 67 नंबर प्रश्न, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो इसका क्या हो जाएगा? जगन्नाथ का ये हो जाएगा ना जगत, और ये धननाथ, ठीक। तो इधर ज़्यादा जगह नहीं है, ये जगत में ऐसे रहेगा प्लस ये नाथ, ये वाला हो जाएगा, ठीक, ये नाथ। तो जगत धननाथ हो जाएगा, तो जगन्नाथ हो जाएगा, ठीक है। तो जो है 9 में बदल जा रहा है ना, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी ना। ऑप्शन क्या दिया? वृद्धि संधि, यड़ संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत धन्नाथ होगा। प्रश्नानुसार जगन्नाथ में व्यंजन संधि है यदि अ अथवा आ के बाद ए अथवा ऐ हो तो दोनों को मिलाकर
ए और यदि ओ अथवा अ हो तो दोनों को मिलाकर अ हो जाता है, जिसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो वृद्धि संधि का नियम यही है, ठीक, कि अ या आ के बाद ए आता है अथवा ए आता है तो ए हो जाता है, और ओ मतलब अ और आ के बाद ओ और अ आता है तो अ हो जाता है, तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं। यदि ई ये मूल स्वरी है, दीर्घ स्वरी, मूल स्वरू और दीर्घ स्वरू उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः प, देखिए यहाँ पे प गलत लिखा है, य रहना चाहिए, ठीक, यहाँ पे गलत लिखा है, ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है, जिसे यड़ संधि कहते हैं, ठीक। तो य में य आ ही रहा है तो यड़ संधि, ध्यान देना है कि य, ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। दो स्वरों के पास पास आने पर उनमें जो रूपांतरण होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है, ठीक। अब 68वां प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है कि भय है कि उत्साह है कि निर्वेद है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? होगा उत्साह होगा, ठीक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है, ठीक। भय भयानक रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। इसको ध्यान देना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। अब देखिए 69वां प्रश्न ये है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ठीक, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये डॉक्टर नगेंद्र जो है कहे कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ठीक। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद की यह परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र की है। प्रश्नानुसार छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और रामविलास शर्मा का देखिए स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन थोथी मानसिकता और ऐसा ही कथन है। तो ये पूछ देगा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, अगर रहेगा तो उसमें रामविलास शर्मा हो जाएंगे, ठीक। उनका कथन एक है, याद नहीं आ रहा है पूरा। 70 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग सही नहीं है? तो काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भावविलास केशवदास। तो ये भावविलास जो है ये देव की रचना है, ठीक, यही गलत है। तो काव्य निर्णय में भिखारी दास की रचना है ही, ठीक है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है ही, रस विलास चिंतामणि की है, भावविलास देव की है। तो प्रश्नानुसार विकल्प डी रचना एवं रचनाकार का युग सही नहीं है, क्योंकि भावविलास रचना देवकृत है। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की रचना है, किस विधा की रचना है पूछ रहा है। यात्रावृत्त है कि निबंध है कि रिपोर्टाज है कि डायरी है? तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, ठीक। 1938 ईस्वी में ये किसमें छपा था? पंत जी की एक पत्रिका थी, उसका क्या नाम था? नाम उसका क्या था? रिपोर्टाज, देखिए ध्यान देना कि लक्ष्मीपुरा जो है रिपोर्टाज विधा की रचना है, शिवदान सिंह चौहान की है। 1938 में एक पंथ की पत्रिका थी, उसमें छपी थी, देखा जाए यहाँ पे नीचे। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये ध्यान देना कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। उस गद्य रचना को रिपोर्टाज कहते हैं जिसमें किसी आंखों देखी घटना का साहित्यिक शैली में कलात्मकता के साथ प्रभावशाली विवरण प्रस्तुत किया हो। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज विधा की रचना है, यह विधा शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि पंत जी की पत्रिका जो थी उसका नाम रूपाब था, उसमें 1938 में ये लक्ष्मीपुरा छपा था, रूपाब है नाम उसका, ठीक है, ध्यान देना है। देखिए 72 नंबर प्रश्न, साली बदसूरी की रचना का नाम है। साली बदसूरी को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हिंदी का प्रथम कवि भी मानते हैं, तो उनकी रचना का नाम पूछ रहा है। नेमिनाथ रास है कि भारतेश्वर बाहुबली रास है कि सुमतिगढ़ रास है कि जयमंक जस चंद्रिका है? तो ये भारतेश्वर बाहुबली रास जो है ये शालीभद्र सूरी की रचना है, ठीक। शालीभद्र सूरी की रचना का नाम भारतेश्वर बाहुबली रास है। शालीभद्र सूरी अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। नेमिनाथ रास सुमतगढ़ी की रचना है। जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। और जयचंद्र प्रकाश एक है वो भट्ट केदार की रचना है। एक ही जैसी रचनाएं हैं।
अब 73वां प्रश्न देखा जाए, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो रेणु जी की कहानी कौन से, महिलाचल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है ही। अब इनका कहानी पूछ रहा है कौन है, रस प्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो इसमें ध्यान देना है कि ये जो रस प्रिया है, ठीक, इस नाम से रेणु जी कहानी लिखे हैं। और ये रस आखेटक जो है, रस आखेटक हो गया, गंधमादन हो गया, तो ये किसकी रचना है? ये कुबेरनाथ राय की रचना है। प्रिया नीलकंठी भी उन्हीं की रचना है, ठीक, कुबेरनाथ राय जी की प्रिया नीलकंठी रचना है, ठीक। और रसिक प्रिया, ये केशव दास जी की रस से संबंधित रचना है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्र का सब केशव दास जी की रचना है। रसिक प्रिया, रस प्रिया फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। और ध्यान देना है कि कवि प्रिया नाम से अज्ञे जी कहानी भी लिखे हैं, ठीक। रस प्रिया फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। इनकी कहानियाँ तीसरी कसम, ये तीसरी कसम इस पिक्चर भी बन चुकी है। और तीसरी कसम जो है, इसका एक और नाम है मारे गए गुलफाम, ठीक, दोनों ध्यान देना है। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, अच्छे आदमी भी एक है, इनकी कहानी संग्रह है अच्छे आदमी, लाल पान की बेगम आदि हैं। रस आखेटक एवं प्रिया नीलकंठी, ये कुबेरनाथ राय, यहाँ पे राय रहेगा, का निबंध संकलन है। अब 74 नंबर देखिए, साकेत महाकाव्य की सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? इसमें 12 सर्ग है ना, साकेत में 1931 ईस्वी में लिखे मैथिली गुप्त। तो इसमें 12 सर्ग है, तो इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है, षष्ठ है कि सप्तम है कि अष्टम है कि नवम है? तो इसमें सर्वाधिक मार्मिक सर्ग नवम है, ठीक। इसमें ये लक्ष्मण जी की पत्नी थी उर्मिला, उनका इसमें वर्णन है नवम सर्ग में। मैथिली गुप्त राम भक्त कवि थे, उनका साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है, जिनके नवम सर्ग में, जिसके यहाँ पर रहना चाहिए, जिसके नवम सर्ग में उर्मिला का वीरा वर्णन विशद रूप में किया गया है, ठीक। यह उनकी मौलिक उद्भावना है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग नवम सर्ग है। ये प्रश्न बना है एक बार का, ठीक। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार जीवनी है कि रिपोर्टाज है कि यहाँ पे प्रगीत दिया है, प्रगति दिया है, यहाँ पे कुछ दूसरा रहना चाहिए, यात्रावृत्त है। तो हम लोगों को पता ही है कि अल्मोड़े का बाजार है, ठीक। और ये रिपोर्टाज है, ठीक है, प्रकाश चंद्र गुप्त का है। अल्मोड़े का बाजार प्रकाश चंद्र गुप्त की रिपोर्टाज विधा है। इनके अन्य रिपोर्टाज स्वराज भवन और बंगाल का अकाल है, ठीक। स्वराज भवन भी ध्यान देना है, बंगाल का अकाल भी। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? तो कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब नहीं है कि छड़ बोले कड़ मुस्काए कि पुरानी स्मृतियाँ रेखाएं बोल उठी? तो देखिए इसमें कठगुलाब जो है, इसको ध्यान देना है कि मृदुला गर्ग की औपन्यासिक कृति है, उपन्यास है कठगुलाब, ठीक। और छड़ बोले कड़ मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। पुरानी स्मृतियाँ प्रकाश चंद्र गुप्त, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। इसमें कन्फ्यूजन होता है, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी और अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक की रचना है, इसको भी ध्यान देना है। छड़ बोले कड़ मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रेखाचित्र विधा है। पुरानी स्मृतियाँ प्रकाश चंद्र गुप्त का रेखाचित्र विधा है। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाचित्र है। कठगुलाब रेखाचित्र नहीं है, उपन्यास है, मृदुला गर्ग का है। अब देखिए 77 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? शिलांकित कृति इसमें से कौन सी है? पाहुर दोहा है कि राउलवेल है कि प्राकृत पेंगलम है कि वर्ण रत्नाकर है? तो देखिए यहाँ पे दिया है ना, शिलांकित कृति पूछ रहा है, तो राउलवेल है। इसको याद कैसे किया जाएगा कि शिलांकित कृति है? तो राउलवेल कौन लिखा है? रोड़ा कवि लिखे हैं, तो रोड पे ही लिख दिए, ठीक, रोड पे ही लिख दिए, तो रोड पत्थर का मान लीजिए कि है, तो शिलांकित कृति हो गई। तो राउलवेल ये शिलांकित कृति है, कौन लिखा? रोड़ा कवि लिखे हैं, रोड़ा कवि भी ध्यान देना है। और देखिए वह रत्नाकर जो है, ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर एक हैं, उनकी रचना है, ये गद्य पद मिश्रित रचना है, ठीक ना, वर्ण रत्नाकर। ये जो वर्ण रत्नाकर है, इसको ध्यान देना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये मैथिली गद्य का प्रथम ग्रंथ है, ठीक।
गद्य पद्य नहीं है, बस गद्य है। ठीक, इसको ध्यान देना है कि मैथिली गद्य की प्रथम रचना वुड रत्नाकर है, मैथिली गद्य में लिखी गई है। राउलवेल एक शिलांकित कृति है, विद्वानों ने इसका रचना काल 10वीं शताब्दी माना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। देखिए ये चंपू काव्य है राउलवेल, ठीक, गद्य पद्य मिश्रित है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। ठीक, ये भी ध्यान देना है। इस कृति का रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। पाहुड़ दुहाराम सिंह की रचना कृति है। प्राकृत पेंगलम वंशीधर या लक्ष्मीधर की टीका है। वह रत्नाकर के लेखक ज्योतिरेश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि हैं। अब देखिए अर्धकथानक किस विधा की रचना है, ये कितनी बार पूछा है। प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व किए हैं तो उसमें बहुत बार पूछ दिया है अर्धकथानक के बारे में। जीवनी है कि आत्म उपन्यास है कि आत्मकथा है कि नाटक है। तो अर्धकथानक क्या है, आत्मकथा है। बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। ठीक, और ये लिखी गई है ब्रजभाषा पद्य में, ये भी ध्यान देना है। और 1641 ईस्वी में, इसका डेट भी ध्यान रखना है। अर्धकथानक आत्मकथा विधा की रचना है। यह बनारसी दास जैन रचित है। ये बनारसी दास जैन इसको लिखे हैं। ठीक, इसके संबंध में कहा गया है कि कदाचित समस्त आधुनिक आर्य भाषा साहित्य में इससे पूर्व कोई आत्मकथा नहीं है। ठीक है, तो ये इसका अर्धकथानक नाम इसे लिए रखे थे क्योंकि जैनियों में माना जाता है कि जो मानव है उसकी आयु कितनी होती है, 110 वर्ष वो जिंदा रहता है। तो ये जब 55 वर्ष के थे तभी अर्धकथानक लिखे। ठीक है, तो इसीलिए वो 110 वर्ष मान्यता थी कि जीवन होता है, तो ये 55 वर्ष के थे तो अर्धकथानक अपनी आधी जीवनी लिखे इसमें अर्धकथानक में। अब देखिए झिनी झिनी बिनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है, तो ये उपन्यास है। ठीक, तो राही मासूम रजा की है कि अब्दुल बिस्मिल्लाह की है कि असगर वजाहत की है कि मुद्रा राक्षस की है, तो ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। ठीक है, झिनी झिनी बिनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह। और ये राही मासूम रजा तो पता ही होंगे, आधा गांव वाले हैं, आधा गांव इनका उपन्यास है। ठीक, देखिए झिनी झिनी बिनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। इस उपन्यासकार की अन्य रचनाएं जहरवाद, इनकी अन्य रचनाएं जहरवाद है, दंत कथा है, मुखड़ा क्या देखें। अब उद्योग का संधि होगा, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन देख लिया जाए। उत धनयोग, उद धनयोग, उद धनयोग, उत धनयोग, अयोग दिया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे उत धनयोग होगा। ठीक, तो का द हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। उद्योग का संधि विच्छेद उत धनयोग होगा। यह व्यंजन संधि है। यदि स्पर्श वर्णों में से किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद कोई स्वर, वर्ग का तृतीय या चतुर्थ या व र या ह में से कोई वर्ण आ जाए तो वर्ग के प्रथम वर्ण को अपने वर्ग का तृतीय वर्ग हो जाता है। ठीक, इसको ध्यान देना है। ये इसमें कौन संधि है, व्यंजन संधि है। ये तो नियम पता ही होगा। अब देखिए प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो ये तो पता ही होगा सबको। प्रबोध पचासा किसकी रचना है, रामानंद की है कि कबीर की है कि मतिराम की है कि पद्माकर की है, तो ये पद्माकर लिखे हैं। ठीक, रीतिकाल के कवि हैं पद्माकर। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता पद्माकर हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं हिम्मत बहादुर वीरदावली। तो वीरदावली कौन लिखा था, पद्माकर लिखे थे। ठीक, पद्माभरण ये इनका अलंकार ग्रंथ है पद्माकर का। जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रताप सिंह वीरदावली, ठीक, और कली 25 ये रीतिकालीन कवि हैं। तो आज के लिए बस इतना, 81 नंबर तक रहेगा और कल इससे आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद।